जय माता दी दोस्तों, आज का हमारा सफर होने वाला है हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हरिद्वार से केदारनाथ का रूट कैसा बना हुआ है, रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ती है, रास्ते में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं, और कहां से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी जब आप हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं, और रास्ते में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलने वाली है, रास्ता कहां पे अच्छा बना हुआ है, कहां पे अभी काम चल रहा है, केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए क्या सुविधा है रास्ते में मुहैया कराई गई है 2022 में। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं तो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर चारों धाम, इन सभी यात्राओं के लिए सभी भक्त सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचते हैं, फिर यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग भी अपनी 2 धाम की यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं हरिद्वार। 2 धाम की यात्रा मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम। अगर आप भी 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जानकारी दे दूं कि कितना समय लगता है अगर आप 2 धाम की यात्रा करते हैं। अगर आप सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो अगर आप 2 धाम की यात्रा करते हैं प्राइवेट टैक्सी बुक करके तो इसमें आपका 5 दिन का समय लगता है। अगर आप सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके तो इसमें आपका 3 दिन का समय लगता है जब आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी अभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार। आप बाई ट्रेन या बाई रोड हरिद्वार बहुत आसानी से जा सकते हैं। हम भी बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वैसे ही वहाँ पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां हैं। तो इन्हीं ट्रेवल एजेंसियों से अगर आप बाई बस यात्रा करना चाहते हैं हरिद्वार से केदारनाथ के लिए तो आपको इन्हीं ट्रेवल एजेंसियों से बस की टिकट भी मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो इन्हीं ट्रेवल एजेंसियों के थ्रू आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने भी एक ट्रेवल एजेंसी में बात की और अपने लिए टैक्सी बुक कर ली। अगर चार्ज की बात करें टैक्सी को तो 35 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ा है, और हम 2 धाम की यात्रा करने वाले हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की। इस हिसाब से हमें 17,500 रुपए देने पड़े हैं टैक्सी के लिए। तो दोस्तों अब हम अपनी 2 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग की यात्रा हरिद्वार से शुरू हो चुकी है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये रास्ता है हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता, जो कि अब बहुत सुंदर और अच्छा बन गया है। कहीं भी आपको इस रोड पर ऋषिकेश तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी की बात करें तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी के आसपास है, और रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। तो हम लोग 20 से 25 मिनट में ही ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ऋषिकेश से भी बहुत से लोग अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग ऋषिकेश से आगे निकल रहे हैं। जैसे ही ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे निकले हैं तो पहाड़ों पे चढ़ाई वाले रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। ऋषिकेश से अगर हम दूरी की बात करें तो ऋषिकेश से सबसे पहला पड़ाव पड़ता है देवप्रयाग, जिसकी दूरी लगभग 73 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद दूसरा पड़ाव पड़ता है श्रीनगर, जिसकी दूरी लगभग 114 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा पड़ाव पड़ता है रुद्रप्रयाग, जिसकी दूरी लगभग 145 किलोमीटर के आसपास है। और अगर चौथे पड़ाव केदारनाथ धाम की दूरी की बात करें तो ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की दूरी 230 किलोमीटर के आसपास की है। तो दोस्तों हम लोग अब इस रास्ते पे आगे बढ़े हैं। रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ने वाली है, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, रास्ते कैसे बने हुए हैं, रास्ते भर में आपको कैसे कैसे नजारे देखने को मिलेंगे, तो रास्ते भर इसकी जानकारी भी देते चलेंगे। तो अभी हम लोग ऋषिकेश से आगे बढ़े। रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अगर आप अपनी कार लेके केदारनाथ की यात्रा पे आना चाहते हैं तो अब रास्ते इतने अच्छे बन गए हैं कि आप अपनी कार लेके भी केदारनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी हम लोग ऋषिकेश से करीब 35 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं ब्यासी। ये है ब्यासी, यहीं पे हम लोग रुके, नाश्ता किया और फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ऋषिकेश से ब्यासी तक सफर की बात करें तो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। मात्र 25 से 30 मिनट में ही हम लोग ऋषिकेश से ब्यासी पहुंच चुके हैं, और अब हम लोग ब्यासी से आगे निकल चुके हैं। ब्यासी से आगे आने के बाद मुख्य शहर पड़ता है देवप्रयाग। अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, जिसमें से बद्रीनाथ से आने वाली भागीरथी और केदारनाथ से आने वाली अलकनंदा, ये 2 नदियों का संगम इसी देवप्रयाग नाम की जगह पे होता है, जो बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हैं कि 2 नदियों का जल यहीं पे आके मिल रहा है। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि देवप्रयाग से संगम होने के बाद ही आगे की नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियां ही आती हैं, और जब यहाँ पे संगम हो जाता है, संगम होने के बाद जब 2 नदियों का पानी आगे बढ़ता है तभी इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, जो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयाग होते हुए आगे जाती
होती है। अब हम लोग देवप्रयाग से आगे चल रहे हैं। यहाँ तक का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा बना हुआ। 1 से 2 जगह ही आपको थोड़ी सी रास्ता खराब देखने को मिलने वाली है। अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो देवप्रयाग से केदारनाथ की दूरी बचती है लगभग 143 किलोमीटर के आसपास। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं, रास्ता है देवप्रयाग के आगे का, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है और चौड़ा भी हो गया है। अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे आ रहे हैं तो इस बार आपको बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। रास्ते बहुत अच्छे हो गए और पहले से चौड़े भी हो गए। बस शहरों के अंदर अभी रास्ते चौड़े नहीं हुए हैं। देवप्रयाग से आगे आने के बाद अब हम लोग पहुंच रहे हैं श्रीनगर। ये उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, लेकिन यह जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। ये उत्तराखंड का श्रीनगर है। यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ठीक ठाक मार्केट भी है। तो अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, जो आप घर से या फिर हरिद्वार से जरूरी सामान लाना भूल गए, तो आप श्रीनगर में खरीदारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों, श्रीनगर तक का जो रोड बना हुआ है देवप्रयाग से, वो रास्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो आगे का रास्ता है वो भी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और आगे श्रीनगर के बाद यात्रा में कौन कौन सी चुनौतियाँ आने वाली है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हम लोग श्रीनगर से आगे निकल चुके हैं। श्रीनगर से आगे का रास्ता एक जगह बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलने वाला है आपको 2022 पे। अगर आप यात्रा पे आते हैं तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है, जिस वजह से यहाँ पे कई बार लंबा जाम भी लग जाता है, जिसमें आपका घंटों का समय बर्बाद हो जाता है। क्योंकि यात्रा के दौरान ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है और जाम लगने के कारण 1 से 1.5 घंटे आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर समय इस रास्ते पे यहाँ पे जाम देखने को मिले। ऐसा कभी कभी होता है जब यहाँ पे जाम बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर बरसात हो जाती तब भी यहाँ पे जाम लग जाता है, और ट्रैफिक बहुत होता है तब भी यहाँ पे जाम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो दोस्तों, इस खराब रास्ते से गुजरने के बाद अब हम लोग फिर से इसी हाईवे पे आ गए हैं, जो कि रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और हम लोग पहुँचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। लेकिन दोस्तों, अब केदारनाथ जाने वाले भक्तों के लिए रुद्रप्रयाग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से ही बाईपास रोड अब बन गया है। तो आपको इसी बाईपास होते हुए आगे जाना है। जब आप हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो रुद्रप्रयाग एक ऐसा शहर है जहां आपको शहर के बाहर से बाईपास देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी शहर पड़ेंगे आपको शहर के अंदर से ही जाना होगा। और दोस्तों, जो लोग शेयरिंग टैक्सी या फिर शेयरिंग बस से केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए बस मिलती है, और फिर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए भी बस मिलती है, और केदारनाथ के लिए भी बस चलती है। तो आप अगर शेयरिंग टैक्सी से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस शानदार रास्ते से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं तिलवाड़ा। तिलवाड़ा तक भी आप देखेंगे रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। तिलवाड़ा वही शहर है जहां से एक रास्ता टिहरी होते हुए हरिद्वार को जाता है। मतलब कुछ लोग टिहरी होते हुए भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो यही तिलवाड़ा पे आके ही इसी रास्ते पे निकलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो आप इसी रास्ते से अपनी यात्रा करें, जिस रास्ते से हम आपको केदारनाथ की यात्रा पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता अब बहुत ही अच्छा बन गया है। तो दोस्तों, अभी हम लोग तिलवाड़ा से आगे चलें। तिलवाड़ा के आगे भी आप देखेंगे कि यही खूबसूरत लाजवाब हाईवे बने हुए हैं, जिनसे होते हुए आपको केदारनाथ धाम तक जाना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक और बड़े शहर अगस्त्यमुनि। केदारनाथ यात्रा पे सबसे आखिर में सबसे बड़ा शहर पड़ने वाला अगस्त्यमुनि ही है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे रहने के लिए होटल, खरीदारी करने के लिए बड़ा बाजार। तो आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो। और अगस्त्यमुनि तक भी आपको जो रोड बना हुआ है, जो हाईवे बना हुआ है, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। और अगस्त्यमुनि तक आपको शेयरिंग टैक्सी भी अवेलेबल हो जाती है रुद्रप्रयाग से। तो दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चल रहे हैं अगस्त्यमुनि से। अगस्त्यमुनि से आगे आने के बाद का जो रास्ता है अभी वही पुराना वाला ही रास्ता बना हुआ है। कई जगह यहाँ पे आपको खराब रास्ता भी देखने को मिलने वाला है अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं। और कई जगह आप देखेंगे कि अभी निर्माण कार्य भी चालू है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जहाँ कहीं भी अगस्त्यमुनि के बाद रास्ता खराब है तो पूरी तरीके से रास्ता सही हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम लोग आगे आ चुके हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं एक रास्ता टर्न होके चला जाता है वासु केदार को, और दूसरा रास्ता चला जाता है सीधा केदारनाथ धाम को। तो अभी हम लोग सीधे वाले रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पहले जाना है केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पे वही पुराना रोड आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे रोड कुछ दूर के लिए अभी फिर से सही हो जाता है। तो अभी हम लोग
लोग अगस्त मुनि के बाद पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी में भी आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी और गुप्त काशी में केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां से भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिसका चार्ज लगभग 7500 रुपए के आसपास राउंड ट्रिप के हिसाब से लिया जाता है। तो जो भक्त गुप्त काशी से बाई हेलीकॉप्टर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो वो भक्त आके गुप्त काशी में ही नाइट स्टे कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए सभी ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब हम लोग गुप्त काशी से आगे निकल रहे हैं। गुप्त काशी से आगे का जो रास्ता है वो काफी खराब बना हुआ है और वही पुराना रास्ता है। कई जगह आपको यहाँ पे काफी डरा देने वाला रास्ता भी देखने को मिल सकता है अगर आप 2022 में केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं। और कई जगह घुमावदार मोड़ भी आपको देखने को मिलने वाले हैं गुप्त काशी के बाद, जहाँ पे अगर आप अपनी कार लेके आते हैं तो बहुत सावधानी से ही आपको अपनी कार ड्राइव करनी है। गुप्त काशी से आगे आने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फाटा। फाटा से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे भी हेलीपैड बने हुए हैं और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की जो टिकट मिलती है ऑफलाइन तरीके से तो उसका भी काउंटर बना हुआ है। तो आप सीधे फाटा पहुँच के भी ऑफलाइन तरीके से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर दूं, अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपको ऑफलाइन तरीके से टिकट मिलने में काफी समस्या आ सकती है। तो आप पहले से ही अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, उसके बाद ही फाटा पहुँचे और फाटा से अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। और यहाँ फाटा में भी केदारनाथ यात्रा पे आने वाले सभी भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं की जाती है। यहाँ पे आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में ठीक ठाक रूम अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी हम लोग फाटा से आगे बढ़ रहे हैं। फाटा से आगे बढ़ने के बाद एक जगह आती है सीतापुर। सीतापुर के बाद आता है रामपुर। रामपुर के बाद आता है सोनप्रयाग, जहाँ से आगे ना तो टैक्सी जाती है ना ही बस जाती है। ये केदारनाथ यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहीं पे आपकी अगर कार लेके आते हैं तो यहीं पे आपका पार्किंग स्टैंड बना हुआ है जहाँ आपकी कार खड़ी हो जाती है। इसके बाद ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन 5 किलोमीटर तक के लिए यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी चलती है जो 30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लेती है, मतलब गौरी कुंड तक आपको 30 रुपए में छोड़ देती है। और सोनप्रयाग में ही केदारनाथ जाने वाले सभी भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था की जाती है। यहीं पे पंजीकरण आपका चेक होता है और यहाँ पे जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो रूम मिलने में भी काफी दिक्कत आती है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं, मान लीजिए आप मई जून में केदारनाथ धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप सोनप्रयाग ना जाके या तो आप सीतापुर में रुक जाइए या तो फिर आप रामपुर में रुक जाइए। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं सीतापुर रामपुर में तो आपका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और 800 रुपए से लेके मात्र 1200 रुपए में आपको बहुत आसानी से रूम अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि जब पीक समय होता है तब आप जब सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको जो रूम पहले 1500 का मिलना होता है वही रूम आपको 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए का मिलता है। इसीलिए दोस्तों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप या तो सीतापुर में नाइट स्टे कर लीजिए या फिर आप रामपुर में स्टे कर लीजिए। हम खुद ही सीतापुर में नाइट स्टे करने वाले हैं। हम खुद ही आगे सोनप्रयाग तक नहीं जाने वाले हैं क्योंकि सीतापुर में बहुत कम बजट में बहुत अच्छे रूम अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे सीतापुर से केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने और हमारी जो ये सीरीज होने वाली 2 धाम यात्रा की बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an